पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें साफ सफाई बहुत पसंद है, क्योंकि इस गोभी को तुम ऑलरेडी 5 बार धो चुकी हो। मेघा ने तुरंत नल बंद कर दिया और बोली, अच्छा ऐसा है क्या? मेघा सोचने लगी, पता नहीं मैं इतनी बार इस गोभी को क्यों धो रही हूँ, लेकिन पुष्कर को कैसे पता चला कि 5 बार ही मैंने इसे धोया है? क्या पुष्कर मेरे ऊपर इतनी नजर रखता है? पुष्कर और मेघा साथ मिलकर 5 डिशेस बनाने की तैयारी कर रहे थे। जब खाना पकने लगा तो मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पुष्कर, तुम तो सचमुच में बहुत अच्छे कुक हो। मेघा ने चुपके से एक डिश में चम्मच से टेस्ट करने के लिए एक निवाला निकाला। उसे खाते मेघा के मुंह में फ्लेवर्स का एक धमाका हो गया। मेघा ने कहा, ओह माय गॉड पुष्कर, तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुमने इसमें क्या मिलाया है? पुष्कर अपनी कुकिंग से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था और बोला, आज तो ठीक ठाक ही खाना बना है। एक्चुअली बात यह है कि ये इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे नहीं हैं। पुष्कर को लग रहा था कि अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते तो बहुत टेस्टी खाना बना सकता था। मेघा ने कहा, इसका मतलब है कि तुम इससे भी अच्छा खाना बना सकते हो। ओह माय गॉड पुष्कर, तुम इतने अच्छे कुक कब बन गए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना भी लेते हो। तुम तो ऑलराउंडर हो, तुम तो हर काम अच्छे से कर लेते हो। अब तुम्हारे खाने की मैं क्या तारीफ करूं। काश मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खा सकती। मेघा के दिल में जो भी आ रहा था उसने तुरंत वही सब कुछ कह दिया था, लेकिन अचानक ही अपने आखिरी सेंटेंस को सुनकर उसे थोड़ी घबराहट हुई और वो बोली, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हें खाना चाहती हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना चाहती। मेरे कहने का मतलब है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो और मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहना नहीं चाहती। मतलब रहना चाहती हूँ लेकिन तुम। पुष्कर ने घबराई हुई मेघा को देखकर मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहती हो कि ये खाना बहुत अच्छा बना है। मेघा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हो। और फिर मेघा अचानक बिल्कुल चुप हो गई। मेघा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चुप चुप के पुष्कर के एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया था। इसके बाद पुष्कर और मेघा ने मिलकर खाना तैयार कर लिया, लेकिन अभीर और यामी तो कमरे से ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे के सिर से सींग। मेघा को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो बोली, बाय द वे, पिछले कुछ समय से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। पुष्कर ने भी महसूस किया था कि मेघा के शरीर में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उसने तुरंत मेघा का चेकअप शुरू कर दिया। पुष्कर जब मेघा का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि मेघा के शरीर में एक अजीब तरह का ऑरा था जो कि किसी दिव्य संगीत से मिलता जुलता था। पुष्कर ने कहा, लगता है कि जो मैजिकल म्यूजिक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो तुम्हारी बॉडी पर नेगेटिव असर डाल रहा है, शायद कोई नया सुर तुम्हें मिलने वाला है। पुष्कर ने सोचा, लेकिन ये मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ? पुष्कर ने तुरंत अपनी जेब में रखी हुई घंटी निकाली और सोचने लगा, क्या ये खराब हो चुकी है? मेघा ने घंटी देखते ही पूछा, पुष्कर, मैं तुमसे हमेशा से पूछना चाहती थी कि तुम्हारी ये घंटी किस काम की है? तुम्हें पता है, कभी कभी जब मैं सो जाती हूँ तो उसके बाद भी मुझे इसके बजने की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभी तो उसमें बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। मेघा जानती थी कि पुष्कर के लिए घंटी बहुत ज़रूरी थी और इसलिए पूरी मेहनत करके अपने शरीर की लिमिट्स को पुश करते हुए पुष्कर के सिखाए हुए गानों को परफॉर्म करती थी। पुष्कर मुस्कुराया और उसने मेघा को बता दिया कि वह उस घंटी को क्यों यूज़ कर रहा था। पुष्कर ने हैरान हो चुकी मेघा से पूछा, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना कि मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ? मेघा ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, जब तुमने मुझे वो कमाल का मैजिकल म्यूजिक सिखाया तो मैं समझ चुकी थी कि वो कोई नॉर्मल म्यूजिक नहीं था और मैं जिंदगी में चाहे कितनी मेहनत कर लेती इस तरह का म्यूजिक नहीं सीख पाती। इसलिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम जो कुछ भी ढूंढना चाहते हो उसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पुष्कर मुस्कुरा दिया और उसने मेघा के बालों को प्यार से सहलाया। पुष्कर ने अपनी जेब में रखी हुई घंटी को चेक किया, तब उसे पता चला कि आखिर गड़बड़ क्या थी। पुष्कर सोच रहा था, दरअसल मैंने इस घंटी को सबसे पहले दिल्ली शहर में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं मुंबई आ गया हूँ तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज नहीं पहुँच सकती है, इसलिए मुझे इस घंटी में कोई भी पावर महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर मेघा उन नए आने वाले सुरों को ढूंढ भी लेगी तो भी मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए मेघा से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि ज़्यादा परफॉर्म करने की वजह से तुम्हारा गला थक चुका है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम बहुत कम बात करो और एक अमर पत्ती ले लो। मेघा ने हाँ में सिर हिला दिया। जब मेघा ने देखा कि पुष्कर काफ़ी खुश था तो वो भी खुश हो गई। मेघा बस इतना ही जानती थी कि जितना ज़्यादा वो गाएगी उतना ही ज़्यादा पुष्कर की मदद हो पाएगी। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार अभीर और यामी कमरे में लौट आए। मेघा ने नाराज होते हुए कहा, तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतनी देर हो गई है। और यामी, मैंने तुम्हें फ़ोन भी किया था लेकिन तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया। मेघा कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो समझ चुकी थी कि अभीर और यामी जानबूझकर बाहर चले गए थे ताकि मेघा पुष्कर को पटा सके, जो कि मेघा के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग था। इसके अलावा मेघा जानती थी कि पुष्कर उसके साथ बहुत लंबे समय से था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी भी मेघा के ऊपर किसी भी तरह की फ्लर्टिंग नहीं की थी, जिसका मतलब यह था कि पुष्कर शायद मेघा में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं था। यामी ने कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, चलो अब खाना तो खा लेते हैं। ये कहते हुए यामी ने चुपके से मेघा को आंख मारी और इशारों में पूछने लगी कि मेघा ने पुष्कर के साथ क्या क्या किया, लेकिन मेघा ने जानबूझकर यामी के इशारों को इग्नोर कर दिया। उसके बाद चारों लोगों ने मिलकर पुष्कर के हाथों से बना खाना खाया। ठीक उसी वक्त 3 आदमी जो कि लगभग 30 से 40 की उम्र के बीच थे अचानक ही कमरे में घुस आए। वो सभी के सभी बहुत ताकतवर लग रहे थे। दरवाजा खोलते एक आदमी ने बोला, अभीर, मैंने सुना है कि तुम्हें खूबसूरत लड़की को यहाँ लेकर आए हो।
मिलिट्री बेस में तुम ऐसा काम कर रहे हो, वो भी अकेले अकेले? ये अच्छी बात नहीं है। अभीर तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, वाजिब जरा सोच समझ कर बात करो। उस आदमी की बात सुनकर यामी के चेहरे पर भी बहुत अजीब से शर्मिंदगी वाले एक्सप्रेशंस आ गए थे। दरअसल जब यामी कमरे से बाहर गई थी तो वह थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमी और उसे बाद में अभीर आता हुआ दिख गया। तो वह अभीर के साथ मिलिट्री एरिया में थोड़ी देर के लिए घूमने चली गई थी, लेकिन सड़क पर उन्हें वाजिब और उसके दो साथी मिल गए थे और उन लोगों ने मिलकर यामी के ऊपर भद्दे कमेंट्स भी किए थे और सीटियां भी बजाई थी। यामी कोई कम खूबसूरत लड़की नहीं थी, भले मीका के मुकाबले वो थोड़ी कम खूबसूरत हो, लेकिन मीका की एब्सेंस में तो यामी का कोई जवाब ही नहीं था। उसमें ऐसी खूबसूरती थी जिसे हर कोई पलटकर देखता था, यहाँ तक कि उसकी म्यूजिक एकेडमी में भी यामी को बहुत खूबसूरत माना जाता था। तभी वह तीनों आदमी अंदर घुस आए और बोले, अरे कर्नल साहब, क्या आप सारा माल अकेले ही खा जाओगे? अरे अरे देखो तो सही, फेमस सेलिब्रिटी मीका जी भी यहाँ मौजूद हैं। दूसरा आदमी बोला, अरे सच में यार अभीर, ये तुम्हारी कोई बेटी तो नहीं लगती ना? डैम इट, इसकी स्किन तो कितनी मुलायम और खूबसूरत है, अगर मैंने इसको छू भी लिया तो इसके गाल पर लाल निशान पड़ जाएंगे। वैसे कर्नल साहब एक बात तो बताओ, इन दोनों लड़कियों का फिगर बड़ा कमाल का है, इसमें कहीं आपका ही हाथ तो नहीं है? वो तीनों आदमी वैसे तो अभीर को परेशान करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने मेहका को भी वहां देख लिया तो मेहका के पीछे पड़ गए। मेहका के खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त गुस्से से लाल रंग छा गया था। अभीर ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाकर बोला, तुम तीनों की तीनों यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, बस बस अभीर, अपनी ताकत का ज्यादा घमंड मत दिखाओ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी डिवीजन में ढेर सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हो, इसलिए इतनी अकड़ में हो, लेकिन हमारा आयरन फर्स्ट डिवीजन भी तुमसे कुछ कम नहीं है। दूसरा आदमी बोला, अबीर भाई, अकेले अकेले मजा क्यों लेना चाहते हो? हम भी तो यहाँ केवल सेलिब्रिटी से मिलने आए हैं, हम तो मेघा के बहुत बड़े फैन हैं, तुम हमें कैसे रोक सकते हो? तीसरा आदमी बोला, सही कहा, अगर तुम्हें फैन से इतनी दिक्कत है तो फिर तुम सेलिब्रिटी क्यों बनी? क्यों मेघा, मैं तो तुम्हारे सारे गाने सुनता हूँ। अच्छा इधर आओ ना, मेरी गोद में बैठकर मुझे एक गाना सुना दो। उन तीनों आदमियों की बात सुनकर पुष्कर के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। मेघा जानती थी कि वो तीनों आदमी बिल्कुल भी अच्छे इरादों से अंदर नहीं आए थे, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर थी, इसलिए उसने शांति से जवाब दिया, आई एम सॉरी, आजकल मेरा गला थोड़ा खराब है और हम लोग एक प्राइवेट डिनर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। अबीर ने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं? वाजिब ने भी गुस्से से जवाब दिया, अबीर तुम अपने आप को इतना बड़ा योद्धा क्यों समझते हो? हम सब मिलिट्री के लोग हैं, वो तुम्हारे भाई हुए, और भाइयों में तो ऐसी चीजें बांटी जाती हैं, तुम अकेले अकेले सारे मजे क्यों लेना चाहते हो? दूसरे आदमी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें स्पेशल फोर्स में सेलेक्ट किया गया है, हम तुम्हारे बारे में ऊपर अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, हो सकता है तुम्हें भी स्पेशल फोर्स में भर्ती कर लिया जाए। अबीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, वो जानता था कि वाजिब और बाकी के दो लोग काफी ताकतवर थे और उन्हें ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। अब अबीर के पास उन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अबीर मेघा और यामी के लिए इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता था, लेकिन बस वह इस वजह से चुप था कि कहीं मेघा के करियर पर इस चीज़ का बुरा असर ना पड़ जाए। तभी वाजिब ने फिर कहा, अरे मेघा, तुम तो एक सिंगर हो ना, तो एक दो गाने हमारे लिए गा दोगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? बेकार में ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, हमने एक गाना गाने के लिए क्या कह दिया, तुम्हारा तो गला ही खराब हो गया। दूसरा आदमी बोला, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ इस बात से, अगर मुझे पता होता तो मैं मेघा के गानों पर इतना समय और पैसा वेस्ट नहीं करता। हाँ, ये साले सेलिब्रिटी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, हमारी वजह से तुम सेफ्टी से रह पाते हो, समझ में आया? तुम्हारे बॉर्डर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्या अबीर उन बदतमीज आदमियों को सबक सिखा पाएगा? क्या पुष्कर मेघा और यामी की बेइज्जती का बदला लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही रोजाना नए एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।